तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। प्रश्न पूछ रहा है अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा को। अब आप कहोगे कि रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ ये बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा, और इन्होंने किनका स्थान लिया? अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जानते हो अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव, और सीबीआई के डायरेक्टर बने थे कौन? प्रवीण सूद। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एनवी रमन्ना। तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, जिनको अभी सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर ये एक प्रमुख संस्था है जो सिंगापुर से बाहर संचालित होती है, जो मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए समर्पित है। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो आंसर होगा वुमलुनमंग वुअल नाम। नाम थोड़ा अजीब सा है, मणिपुर से है ये, वुमलुनमंग। और अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ये नए सचिव बन गए हैं, सेक्रेटरी। और उन्होंने किनका स्थान लिया? राजीव बंसल का। वैसे नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव, और आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने कौन? मनोज यादव। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा आर माधवन। तो एक्टर है आर माधवन, और अभी इन्हीं को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। सिंपल सा याद रखना, FTII के अध्यक्ष बन गए कौन? आर माधवन। अच्छा, आपको याद होगा इनकी एक मूवी आई थी रॉकेट्री, जिसे अभी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और वो मूवी किस पे बनी थी? वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक S नंबी नारायणन के जीवन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी में उनके योगदान पर आधारित है वो फिल्म, तो उसको जरूर याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा थरमन षणमुगरत्नम। तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं थरमन षणमुगरत्नम। और ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। आपको बता दूं, इससे पहले ये 2011 से लेकर 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डेप्यूटी PM, और अब वे राष्ट्रपति बन गए। और इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे सिंगापुर के? कई बार आपने पढ़ा है, हलीमा याकूब, जिनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। वे सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देखो, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। वैसे अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे श्वेता थाविसिन। चलिए फिर बताइए, अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा मनीष देसाई। मनीष देसाई ये बन गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया। वैसे प्रेस सूचना ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में होती है, लेकिन इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जे नटराजन थे। अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ बनी है, जो कि इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं, जया वर्मा सिन्हा। नाम इंपॉर्टेंट है इनका। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव, और भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने राकेश पाल, 25वें नंबर के हैं। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में खान मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा VL कांथा राव। तो VL कांथा राव ये खान मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। उन्होंने विवेक भारद्वाज का स्थान लिया। अच्छा, वैसे वर्तमान में भारत के खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। वैसे अभी नीति आयोग के सीईओ कौन बने थे? BVR सुब्रमण्यम। और फिक्की के महासचिव बने थे शैलेश पाठक। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, इसी के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला सही है या गलत है, इसे लागू करें या नहीं। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं होगा। एक्चुअली में 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। अच्छा, समितियों से आपको याद आएगा, अभी एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किनकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत। और अभी केंद्र सतर्कता आयोग ने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया था? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ये कौन है? पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, क्योंकि वर्तमान में तो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, नए बने थे ये। और आप जानते हो, अभी मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था? तो आंसर होगा अजय लांबा। और वैसे भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते। और वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। अभी वैसे चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। स्वराज ट्रैक्टर्स ये एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय है पंजाब के मोहाली में। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है। और ट्रैक्टर से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था जिसका नाम है CSIR प्राइम ET11। याद आया आपको? तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? तो आंसर होगा रवि कन्नन ने। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस बार ये इसका 65वां संस्करण है और ये 4 एशियाई लोगों को दिया गया है जिनमें से एक भारतीय भी है और उन्हीं का नाम है रवि कन्नन। बाकी मैं चारों के नाम आपको बता दूं, उनके देशों के नाम भी आपको बता देता हूँ। पहले तो ये याद रखना है, जो भारतीय हैं रवि कन्नन, और एक बांग्लादेश के हैं कौरवीर रक्षंद, एक तिमोर लिस्ते नाम का जो देश है वहाँ के हैं कौन? यूजेनिया लेमोस, और एक फिलीपींस के हैं मिरियम फेरर। और इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और $50,000 दिए जाते हैं इनाम के रूप में। रवि कन्नन की बात करें तो ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, असम में इनका कैंसर अस्पताल भी है। तो एग्ज़ाम के लिए जितनी काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। पुरस्कार का नाम बता दिया, 4 लोगों को मिला है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भारतीय हैं, उनका नाम मैंने आपको बता दिया रवि कन्नन। अब फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 किसने जीता? नरगिस मोहम्मद हसनजई ने। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक अफगान महिला जिनका नाम है नरगिस, इन्होंने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में, कहाँ पे? स्वीडन में 2023 का ये वर्ल्ड पीस प्राइज जीता है। तो सिंपल सा है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? याद रखना, नरगिस ने जीता है, ये अफगानी महिला है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शांता थोटम को। तो तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थोटम, जिनको अभी मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 ये किससे संबंधित है? फिर बताइए, अभी UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एटाना बॉनमाटी ने। तो एटाना बॉनमाटी वे स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी है जिन्हें अभी UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया है। ये तो वुमेन्स की बात हो गई। पुरुषों में किसे चुना गया? तो एर्लिंग
हॉलैंड को चुना गया है, जो नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं। अच्छा, वैसे आपको याद होगा अभी UEFA के अध्यक्ष बने थे कौन? अलेक्जेंडर सेफरीन। तो ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा डैनियल मैकगेही। तो कनाडा की डैनियल मैकगेही ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफायर के लिए कनाडा की महिला टीम में चुना गया है। मैं आपको बता दूं, वे 2020 में ऑस्ट्रेलिया से कनाडा गई, फिर नवंबर 2020 में पुरुष से महिला बन गई। और इस तरह से ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन? तो डैनियल मैकगेही, कनाडा के लिए खेलेंगी ये। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो बात करें ये मेंस हॉकी 5S एशिया कप, ये हुआ कहाँ पे? ये ओमान के सलालाह में हुआ, और फाइनल हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको भारत ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा करके। और इसी के साथ भारत ने FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप, जो कि 2024 में होंगे, कहाँ पे? ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा चलो, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वुमेन्स हॉकी 5S एशिया कप भी हुआ था। ये तो पुरुष वाला है, अभी महिलाओं वाला भी हुआ था। उसको किसने जीता बताओ? तो उसको भी भारत ने ही जीता था। उसमें भारत ने थाईलैंड को हराया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। ज्यूरिख कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड में। तो यहीं पे हुआ ज्यूरिख डायमंड लीग 2023, जिसमें नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 85.71 मीटर दूर भाला फेंक करके। तो फिर भैया गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता है जैकब साहब ने। जैकब भैया ने यहाँ पे गोल्ड जीत लिया है। ये चेक रिपब्लिक के हैं। इन्होंने भाला कितनी दूर फेंका? 85.86 मीटर दूर। अभी आपको याद होगा, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जैकब ये तीसरे स्थान पे रहे थे, ब्रोंज जीता था। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी, जिसमें गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके। और इस प्रकार वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, नीरज चोपड़ा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, ये इसका पहला संस्करण है। और हुआ कहाँ पे? तो जर्मनी में हुआ। इसमें विजेता टीम कौन रही? तो विजेता रहा या पहले स्थान पे रहा WR टीम, दूसरे स्थान पे फ्रीडम टीम रही, और तीसरे स्थान पे MGD टीम रही है। ये भारतीय टीम है जो तीसरे स्थान पे रही है। अच्छा, आपको याद होगा अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? बाकू, अजरबैजान में, जिसमें पहले स्थान पे तो मैग्नस कार्लसन रहे थे, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। लेकिन दूसरे स्थान पे कौन रहे थे? R प्रज्ञानानंद, ये भारतीय चेस प्लेयर है। फिर बताओ, अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने कहां पर भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने ये भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री, जिनका नाम क्या था? RK षणमुखम चेट्टी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वे 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2023 में भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा PSLV C57। तो भारत का सूर्य की स्टडी के लिए है ये आदित्य L1 मिशन। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C57। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और कई जगह आपको PSLV XL C57 भी लिखाई देगा, तो वो भी ध्यान रखना। अच्छा, आदित्य L1, आदित्य ये संबोधित करता है, या यूं कहूं ये सूर्य का पर्यायवाची है।
लेकिन ये L1 क्या है? L1 मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ये जो पॉइंट है, ये स्थान है जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट 1 कह रहे हैं। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। इस पॉइंट बात है, इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पूरी तरह से संतुलित है, बैलेंस है। मतलब अगर उस पॉइंट पे कोई वस्तु होगी तो वो न तो सूर्य की तरफ आकर्षित होगी न पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी, वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि वहां पे दोनों बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का और सन का वहां पे बराबर है, दोनों तरफ रखे हुए हैं। तो इस पॉइंट पे जाएगा जो हमारा मिशन है और वहां जाकर के वो सूर्य की स्टडी करेगा। इसमें हमने टोटल 7 पेलोड भेजे हैं। ये 7 क्या करेंगे? सूर्य की स्टडी करेंगे। पेलोड मतलब डिवाइस समझ लो आप। ये डिवाइस सूर्य के अलग अलग तरह से उसकी स्टडी करेंगे। और इस मिशन में लागत कितनी आई है? 378 करोड़ रुपीस लागत आई है। अच्छा, बात करें ये जो L1 पॉइंट है, इससे पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर दूर है ये। और इस मिशन में जो प्रधान वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया था 2018 में। उसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये तो हमारा सूर्य मिशन। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि रशिया ने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि ये इस्लामिक बैंकिंग क्या है? तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बताता हूं। तो ये एक नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग है। मतलब कि यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है ये बेस्ड होता है इस्लामिक लॉ के सिद्धांतों पे, जिसे शरिया लॉ भी कहते हैं। तो इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती पैसे को। और इसीलिए कहा गया है कि मनी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें कोई ब्याज नहीं लेना चाहिए। यही शरिया लॉ में कहा गया है। तो मतलब इस बैंक में अगर कोई पैसे जमा कराएगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इस बैंक से अगर कोई लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और इसमें यह भी मना किया जाता है या ये भी प्रतिबंधित है कि उस पैसे का इस्तेमाल गलत चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि शराब में, गैम्बलिंग में, हथियार बनाने से संबंधित कार्यों में। इन सब चीज़ों में उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीज़ें बता दी, आपको समझ में आ गया इस्लामिक बैंकिंग क्या है। अभी चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नागालैंड। मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया? तो बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसा किया गया। आधार किसने बनाया? UIDAI, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, जो आपका आधार नंबर होता है उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं? तो याद रखना 12 डिजिट्स होती हैं। और अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न कि UIDAI के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा अमित अग्रवाल। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। नाम बताओ उसका? आरोग्य मैत्री क्यूब। तो अभी भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया है, जिसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, मतलब हवा में उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और इसे 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करते हैं। तो इस आरोग्य मैत्री क्यूब परियोजना में ऑपरेशन थिएटर होगा, मिनी ICU होगा, वेंटिलेटर और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। तो इन क्यूब्स को 48 घंटों तक 100 जीवित बचे लोगों को सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखना, ये भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। चलिए फिर बताइए, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 25,000। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये करने की घोषणा की है। अभी ये जो 15,000 रुपये हैं, ये कितने चरणों में दिए जाते हैं ये प्रश्न बनेगा। तो 6 चरणों में दिए जाते हैं, मतलब 6 बार में दिए जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है।
कि किस किस तरह से ये 15,000 रुपये टुकड़ों में दिए जाते हैं। जैसे बेटी के जन्म के वक्त, फिर जब पहला टीका लगेगा, और इस तरह से जब वो पहली कक्षा में जाएगी, इस तरह से दिए जाते हैं। अच्छा, योजना की बात कर लेते हैं कि ये योजना है क्या। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। पहले बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये शुरू हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को। और कहाँ से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। इसमें क्या होता है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने मैसूर में इस गृह लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया है। क्या होगा इसमें? तो इसमें परिवारों की जो महिला मुखिया होती है उनको 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आप कह सकते हो इस योजना का मेन उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त करना। और कितने रुपए महीने दिए जाएंगे? 2,000 रुपये महिला मुखिया को दिए जाएंगे, परिवार की महिला मुखिया को। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा लाडली लक्ष्मी योजना, ये किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। जबकि गृह लक्ष्मी योजना को किसने शुरू किया था? तेलंगाना सरकार ने शुरू किया था। अभी लाडली बहना योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। और हमने पढ़ा था अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जिसमें अभी राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया। फिर बताओ, अभी हाल ही में दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा प्रिप। प्रिप मतलब प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? मनसुख मांडविया। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रिप योजना शुरू की है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मतलब ये इसका पहला संस्करण है जो कि 14 से लेके 15 अक्टूबर तक होगा। फिर बताइए, दिसंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक ये कहाँ पे होगी? याद रखना, भारत में होगी। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। कब? दिसंबर 2023 में, 2 से लेके 5 दिसंबर तक। और क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति? ये कपास उत्पादक और कपास के उपभोक्ता और व्यापारिक देशों की सरकारों का एक संघ है जो कपास और सूती वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वस्तु निकाय के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 29 है और इसके अध्यक्ष हैं अली ताहिर। वैसे विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? कपास मतलब कॉटन, वर्ल्ड कॉटन डे, ये होता है 7 अक्टूबर को। आपको याद होगा अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे ललित कुमार गुप्ता। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर। तो हर साल विश्व नारियल दिवस ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो नारियल से होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। वैसे इस बार की थीम है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाएं। फिर बताओ, अभी हाल में केंद्र सरकार ने किस महीने को या किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? तो आंसर होगा सितंबर। तो सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। और कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का है। और इसकी थीम कह दो या उद्देश्य कह दो, वो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। और याद रखना, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अगर आपसे पूछ ले तो वो 1 से लेकर 7 सितंबर तक है। महीना पूछे तो पूरा सितंबर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो अभी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। पर यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है,
यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, पर इसके बदले में काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। जैसे कि अकाउंट में, हमारे बैंक के अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना होता है ना, उससे कम रखोगे तो फिर चार्ज पेनल्टी वगैरह लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से जैसे कि हमें हर महीने एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन की सहूलियत मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप निकासी करो एटीएम से। इसी तरह से कई तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सिस बैंक के इस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट में। एक्सिस बैंक स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। याद है अभी यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। कैनरा बैंक इसने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और इंडियन बैंक इसने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेव नाम से एक नई पहल शुरू की। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने नभ मित्र नाम से एक उपकरण तैयार किया, एक डिवाइस बनाई? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो ने अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने ये नभ मित्र नाम से एक उपकरण तैयार किया है, जिसका भी सफल परीक्षण कर लिया गया। अब इस उपकरण का, इस डिवाइस का उद्देश्य क्या है? मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना। तो ये जो डिवाइस है ये उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से संचालित होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सैटेलाइट बेस्ड एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जिसमें क्या होगा, अगर कोई मछुआरा समुद्र के बीच में है, अपनी नाव में मछली पकड़ने गया है और ज़मीन पर यानी कि अपने ऑफिस में कोई अधिकारी है, तो मतलब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, मैसेज एक दूसरे को भेज पाएंगे। किस तरह के मैसेजेस? जैसे कि मौसम अलर्ट दे पाएंगे, चक्रवात की चेतावनी मिल पाएगी, या और भी कोई तरह की जानकारी है, जैसे वो मार्ग भूल गए, जैसे उन्हें बताना है कि भैया वो एरिया मछली मत पकड़ो, वो दूसरे देश की टेरिटरी आ गई। तो मतलब आपस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा इसके थ्रू। और अभी इसका सफल परीक्षण केरल के कोल्लम शहर के नींद कारा में किया गया, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा इसरो, चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया, जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है? तो आंसर होगा असम। तो ये चावल असम में अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन हुआ करता था। इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है और चिपचिपी किस्मों में आता है, जिन्हें उनकी एमाइलोज सामग्री के आधार पर बोरा और चोकुआ के नाम से जाना जाता है। और अभी मिल गया इसको जीआई टैग। कौन से चावल? एक कोल्लम चावल आपने पढ़ा था, महाराष्ट्र का है ये कोल्लम चावल, जिसको भी जीआई टैग मिला। एक एमपी के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। एक केरल का नावरा चावल है जिसको जीआई टैग मिला था, और मणिपुर के काले चावल को तो मिल ही चुका है जीआई टैग। एक असम का ही है बोका चावल, और याद होगा जुडीमा चावल, ये भी असम का है, और इसको जुडीमा चावल को नहीं मिला था, एक्चुअली में जुडीमा चावल से एक वाइन बनी थी, उसको मिला था जीआई टैग। और बिहार के कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला था। अब चलिए फिर बताइए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अभी उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और इस हवाई अड्डे को भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। बनाने में लागत आई है 31.07 करोड़ रुपीस। तो अब ये उड़ीसा का 5वां हवाई अड्डा, मतलब उड़ीसा में अब टोटल 5 हवाई अड्डे हो चुके हैं। मैंने उड़ान योजना का नाम लिया ना, उड़ान की प्रॉब्लम क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। चलिए फिर बताइए, अभी 1 सितंबर 2023 को भारत का नया युद्धपोत जिसका नाम है महेंद्रगिरी, ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मुंबई। तो भारतीय नौसेना का ये नवीनतम युद्धपोत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसे अभी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी जो पत्नी है सुदेश धनखड़, उन्होंने। कहाँ से? मुंबई से। और ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है। किसने बनाया? मुंबई में मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी अगस्त के महीने में ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने प्रोजेक्ट 17A के 6ठे युद्धपोत को लॉन्च किया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था विंध्यगिरी, और ये है महेंद्रगिरी। ध्यान रखना ये। बाकी इस प्रोजेक्ट के तहत पहला युद्धपोत बनकर तैयार हुआ था 2019 में, उसका नाम नीलगिरी था। चलिए फिर बताइए,
अभी सितंबर 2023 में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कौन सा स्टेटस मिला है? तो आंसर होगा नवरत्न का। तो नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है और अभी इसे नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया। अभी तक इसके पास मिनीरत्न कंपनी का स्टेटस था, मिनीरत्न कंपनी थी, अब बन गई है ये नवरत्न कंपनी। और इसके सीएमडी कौन है? एस.सी. मुदगेरिकर। अच्छा, इससे पहले अभी एक नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला था? तो ONGC विदेश, और उससे पहले मिला था RVNL को। और अभी महारत्न कंपनी का दर्जा लेटेस्ट किस कंपनी को मिला था? तो याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला था। और उससे पहले 12वें नंबर की बनी थी कौन? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो ये जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आंसर होगा अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अभी उन्होंने ही इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो बुक है ये छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रमुख ध्यान देने के साथ कहानी के माध्यम से उनका मनोरंजन करते हुए जरूरी बातों से बच्चों को अवगत कराएगी, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, इसको कैसे अच्छा रखना चाहिए, ये कितना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें। और इसका मेन फोकस क्या है, मेन गोल क्या है इस बुक को लॉन्च करने का, कि बच्चे इसको पढ़ें और इससे उनके अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। इस कॉमिक बुक को NCERT और यूनेस्को के सहयोग से लॉन्च किया गया। पर बताइए कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? तो आंसर होगा A+। तो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। और ये अकेले ही नहीं है जिनको ये A+ रेटिंग मिली है, इनके साथ स्विट्जरलैंड के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और वियतनाम के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनको भी A+ रेटिंग मिली है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमारे जो गवर्नर है RBI गवर्नर, उनको A+ रेटिंग दी गई। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओरॉन विमान लॉन्च किया है। ये 40,000 से लेकर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है।